नाउ वंस अगेन वेलकम बैक आफ्टर अ ब्रेक। इस वक्त जो हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, शी इज़ एन एक्सपर्ट ऑफ फिजियोथेरेपी। लेकिन हम थोड़ा सा फिजियोथेरेपी को डिटेल में आज डिस्कस करेंगे। अमूमन हम सुनते हैं कभी कोई बीमारी हो जाती है या कोई एक्सीडेंट खुदा ना खास्ता हो जाता है, कोई पेन्स हमारी बॉडी में हो जाते हैं, तो फिर हमें रिकमेंड की जाती है फिजियोथेरेपी। ये एक मुख्तलिफ किस्म की डिफरेंट पोस्चर्स के साथ एक एक्सरसाइज होती है जो हमारी बॉडी को नॉर्मल उसमें आने के लिए, पेन से रिलीफ दिलाने के लिए, आपकी बॉडी मूवमेंट के लिए ये बड़ा एक अच्छा और आसान तरीका है। लेकिन आज हम थोड़ा सा इसको जनरली डिस्कस करेंगे। सिर्फ ऐसा नहीं है कि फिजियोथेरेपी उन्हीं लोगों के लिए महदूद कर दी गई है जिनके साथ खुदा ना खास्ता कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, कोई पेन है। लेकिन आज हम इसको उस तरह से लेकर चलेंगे कि नॉर्मल जैसे कि मैं हूँ या आप हैं, आप भी फिजियोथेरेपी को एज एन एक्सरसाइज लेकर चल सकते हैं। जनरली रूटीन में अगर लेकर चलेंगे तो ऑब्वियसली यू विल स्टे हेल्दी। और हमारा मकसद यही होता है कि कोई भी तरीका अपनाएं पर हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाएं। तो जनाब आइए वेलकम करते हैं हमारे साथ जो फिजियोथेरेपिस्ट यहाँ पे मौजूद हैं, वो हमें और डिटेल के अंदर समझाएंगी भी। और मज़े की बात ये कि आज वो हमें डेमोन्स्ट्रेशन भी देंगी प्रॉपर तरीके से, ताकि हम सिर्फ देखने के साथ और पूछने के साथ साथ बहुत कुछ आज सीख भी सकें। तो आइए हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, उन्हें वेलकम करते हैं डॉक्टर सिद्रा अली नकवी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। और आज का जो हमारा फिजियोथेरेपी का टॉपिक है, सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि आप हमें इसकी बेसिक डेफिनेशन बताएं कि फिजियोथेरेपी होती क्या है। बिल्कुल, सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर, इट्स एन ऑनर। सो या फिजियोथेरेपी इज़ बेसिकली अ वेरी इमर्जिंग फील्ड, राइट। इट मीन्स कि किस तरीके से आप अपने बॉडी के पोस्चर को, बॉडी की मूवमेंट्स को इस तरीके से रखें कि आप पेन को कम कर सकें, टाटा बाय बाय कर सकें, टाटा बाय बाय कर सकें। एग्जैक्टली, बेसिकली दैट्स द मेन फोकस ऑफ फिजियोथेरेपी। अब फिजियोथेरेपी जो है उसके बारे में एक बहुत ही जनरल कॉन्सेप्ट होता है कि जिस वक्त पेन होगा उसी वक्त इसका रोल स्टार्ट होगा। जबकि फिजियोथेरेपी एक बहुत ही अम्ब्रेला टर्म है जिसके अंदर आपकी जनरल बॉडी फिटनेस, आपकी जो एथलेटिक बॉडी ट्रेनिंग होती है, एंड देन इफ यू आर सिक तो उसके भी डिफरेंट फेजेस आ जाते हैं कि आपने किस तरीके से फर्दर इंजरी को प्रिवेंट करना है। राइट। सो बेसिकली इट्स एन अम्ब्रेला टर्म जो कि बहुत सारी चीज़ों को डील करती है। मेजर फोकस यही होता है कि फिजिकल पेन जो है, फिजिकल एलिमेंट्स जो हैं, आप उनको ट्रीट कर सकें। सही बात है। अच्छा, ये तो बेसिक आपने हमें डेफिनेशन बता दी, लेकिन इसके किस तरह के, अभी जैसे पोस्चर्स की हम बात कर रहे थे, तो कितने मुख्तलिफ पोस्चर्स इसके होते हैं? और किस, अगर फ़र्ज़ करें फिजियोथेरेपी हमने पहुंचना ही नहीं है, उससे पहले की कुछ प्रिकॉशंस ऐसी हों कि जी हम अपना लाइफस्टाइल ऐसा अपनाएं, हम अपने आप को इस तरह से लेकर चलें कि हमें इन फिजियोथेरेपीज़ की ज़रूरत ही ना पड़े, वो क्या होनी चाहिए? ओके, सबसे पहले तो जिस तरह आपने कहा कि इसकी डिफरेंट टाइप्स किस तरह की हो सकती हैं। सो जस्ट लाइक एवरी फील्ड, फिजियोथेरेपी की बहुत सारी सब डोमेन, सब स्पेशलिटीज़ आ चुकी हैं। जिस तरह कार्डियोपल्मोनरी होती है, हार्ट से रिलेटेड, जिन लोगों को हार्ट से रिलेटेड इशूज़ आ रहे हों, एरोबिक ट्रेनिंग जिसके अंदर बेसिकली आ जाती है। तो मैं ब्रीफ थोड़ा बहुत इन सब चीज़ों के बारे में बताती हूँ ताकि एक जनरल नो हाउ हो जाए। राइट। तो कार्डियक के अंदर आपके पास डिफरेंट फेजेस आते हैं। पहला फेज उन लोगों के लिए है जिनकी अभी भी सर्जरी हुई है, राइट, और आपने उनकी ब्रीदिंग पे काम करना है। सेकंड फेज आ जाएगा जब वो थोड़े बहुत चलने लग जाएंगे और आप उनको वार्ड से निकाल के लेकर आएंगे, उनका फेज आ जाएगा। अब फेज 3 और फेज 4 थोड़े कंबाइंड होते हैं क्योंकि ये आपको जनरल फिटनेस की तरफ लेके जाते हैं एंड देन मेंटेनेंस की तरफ लेके जाते हैं, जिसमें आपकी एरोबिक ट्रेनिंग में आपको आइडिया होगा, साइकिल हो गई, ट्रेडमिल हो गया, जॉगिंग हो गई, रनिंग हो गई, ये चीज़ें आ जाती हैं। सेकेंड मेजर फील्ड इसकी आ जाती है न्यूरोमस्कुलर फिजियोथेरेपी। बेसिकली मेरी स्पेशलिटी इसी साइड पे चल रही है। अच्छा। तो न्यूरोमस्कुलर फिजियोथेरेपी इज़ लाइक फॉर द पेशेंट्स जिनको ब्रेन रिलेटेड इश्यूज चल रहे हैं, जिस तरह स्ट्रोक के पेशेंट्स हो गए जिनको पैरालिसिस होता है, या जिस तरह से पार्किंसन डिजीज़ एक डिजीज़ है, लर्जे की बीमारी जिसे कहते हैं, लाइक दैट डिफरेंट किस्म की चीज़ें जो कि ब्रेन से या स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड हैं, बेसिकली उनकी थेरेपीज में आ जाती है। अच्छा, इनकी मुख्तलिफ होती हैं जितने भी एक्सरसाइजेज होती हैं, जैसे अभी आपने स्पाइन की बताई, उसकी मुख्तलिफ एक्सरसाइजेज होती हैं। ब्रेन से रिलेटेड है तो अदर मुख्तलिफ है, हार्ट से रिलेटेड है तो मुख्तलिफ है। ओके, फाइन। इट डिपेंड्स कि आप किस चीज़ को ट्रीट कर रहे हैं। जिस तरह हर एक ट्रीटमेंट के लिए एक अलग मेडिसिन है, जस्ट लाइक दैट हर किस्म की प्रॉब्लम के लिए एक डिफरेंट किस्म की एक्सरसाइज है। अच्छा। स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी अलग है जिसमें सारे स्पोर्ट्स के लोगों के साथ डील किया जाता है। अच्छा। अब उसमें हर किसी की एक्सरसाइज अलग होगी। फॉर एग्जांपल, अगर एक बंदा बास्केटबॉल प्लेयर है और एक कोई है जो कि फुटबॉल प्लेयर है, बास्केटबॉल वाले के लिए मुझे हाथों पे और पाँवों दोनों पे काम करना है। फुटबॉल वाले के जस्ट किक पे आपने काम करना है। मेकिंग सेंस?
एक की जंपिंग एक्टिविटी है, एक की रनिंग एक्टिविटी है, तो मसल्स की एक्टिवेशन अलग आ जाती है, लाइक दैट। देन मेजर डोमेन्स की जिस तरह हम बात कर रहे थे, तो आपके पास OMPT आ जाती है जो कि ऑर्थो मैनुअल फिजियोथेरेपी है। ये रिलेटेड होती है मस्कुलर पेन से रिलेटेड, बोन और मसल जो एक कह लें एक यूनिट बनाता है मूवमेंट करने के लिए, ये उससे रिलेटेड आ जाती है। सो जस्ट लाइक दैट मेजर डोमेन्स आती जाती हैं। अभी इनकी भी सब स्पेशलिटीज हो चुकी हैं कि फीमेल्स के लिए एक अलग है गायनेकोलॉजिकल फिजियोथेरेपी। राइट नाउ अगर मैं बता सकूं तो ये 2 मेन एरियाज में हो रही है, प्रैक्टिस हो रही है, आगा खान हॉस्पिटल में एंड शिफा हॉस्पिटल में। I have experience of working at both places, so that's why I know कि they have the facility जहाँ पे ये females के लिए अलग फिजियोथेरेपी प्रोवाइड करते हैं। That's really good. Exactly, they have physiotherapists who are working with your gynecologist and they will be providing you exercises according to जिस तरह का आपका है। फिर इसके बाद आ जाता है बच्चों के लिए अलग होती है पीडियाट्रिक फिजियोथेरेपी जिसे आप कहते हैं। उसमें डिफरेंट बच्चों के इश्यूज आ जाते हैं, बाज़ बच्चों के चलने में इश्यूज आते हैं, डिलेड वॉकिंग होती है कि बच्चा 1 साल का हो गया, 1.5 साल का हो गया, बट वॉक नहीं कर रहा, सिटिंग नहीं कर रहा, वो राउंड शेप जो आपकी वो टांगे हो जाती हैं, उसके लिए भी फिर बड़ी मुख्तलिफ किस्म की एक्सरसाइज होती हैं। एग्जैक्टली, सो जस्ट लाइक दैट इट्स अ मेजर स्पेशलिटी जिसकी सब स्पेशलिटीज बहुत ज़्यादा हैं, एंड देन दैट डिपेंड्स कि किस तरह के मसला है, राइट। ज़ाहिर फिर आपकी पूरी हिस्ट्री को डिस्कस करके उसको पढ़ने के बाद ही फिर आप रिकमेंड करती हैं कि हाँ जी अब इस फेस के साथ हमने इन पोस्चर्स के साथ हमने पेशेंट को लेकर चलना है। अच्छा, ये बात तो हमने कर ली, मुख्तलिफ किस्में हमने डिस्कस कर ली, लेकिन अगर हम इससे थोड़ा सा पहले आए, पीछे आए, हम किस तरह से अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन रखें कि हमें इस तरह की मुख्तलिफ थेरेपीज की तरफ जाना ही ना पड़े। देखिए वो बात बिल्कुल अलग है कि जी कोई खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट हो गया या आपके साथ कोई बीमारी हो गई, लेकिन अगर आप वैसे ही अपने आप को हेल्दी रखें ड्यू टू डूइंग ऑल दीज एक्सरसाइजेस, तो उसके लिए फिर हमें किस तरह की लाइफस्टाइल को अपनाना पड़ेगा? बिल्कुल, सो बेसिकली एक कॉम्बिनेशन बनता है आपकी डाइट का और आपकी फिजिकल एक्टिविटी। Yes, we all know that. Exactly. So ये 2 चीज़ों का बैलेंस बहुत मुश्किल होता है अचीव करना, राइट? और इफ़ यू हैव इन 2 चीज़ों का बैलेंस, तो आप बहुत इजीली अपने गोल्स को मेंटेन कर सकते हैं कि आपको किस तरह की एक बॉडी फिटनेस चाहिए। अगर मैं बात करूं, सो वी ऑल नो दिस, बट द थिंग इज हमें से कितने लोग उसको प्रैक्टिस करते हैं। बिल्कुल जानते सब कुछ है, पता सब कुछ है, पर वही वाली बात है, लेजीनेस हमारे अंदर इतनी आ जाती है, हमारी मुख्तलिफ किस्म की मसरूफियात इतनी बढ़ जाती है कि हम अपना ख्याल रखना छोड़ देते हैं। एग्जैक्टली। सो बेसिकली दैट्स द थिंग कि जिसकी वजह से इश्यूज बहुत बढ़ जाते हैं, कि हम अपना ख्याल नहीं रख रहे होते। सो बेसिकली ये 2 चीज़ें हैं जिनका मिक्सचर चल रहा होता है। बैलेंस डाइट की तरफ मैं इतना नहीं जाऊंगी क्योंकि उसके लिए वी हैव अ सेपरेट डोमेन न्यूट्रिशनिस्ट की। मैं बात करूंगी एक्सरसाइज वाले पोर्शन के ऊपर। अब इसके अंदर आ जाता है मैं बात करना चाहूंगी पोस्चर से रिलेटेड, राइट? एक जनरल गाइडलाइन के ऊपर बात करना चाहूंगी ताकि एक जो जनरल पॉपुलेशन मुझे सुन रही है वो भी उस चीज से फायदा उठा सके। एग्जैक्टली। सो पोस्चर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अल्लाह ताला ने आपकी बॉडी को एक स्पेसिफिक तरीके से बनाया हुआ है। जब तक आप उसकी अलाइनमेंट को मेंटेन रखेंगे तो किसी भी एक मसल पे, किसी भी एक पट्टे पे या गोश्त के एक टुकड़ा जो है उसको मसल कहते हैं, उस पर ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा, राइट? सो एज अ रिजल्ट क्या होगा कि आपको जो जनरल बॉडी का दर्द स्टार्ट हो जाता है, बैक एक, शोल्डर एक, नेक पेन, ये आपको नहीं होगा। बिल्कुल। अब जिस तरह से एक एक करके मेजर चीज़ों की बात कर लेते हैं, जिस तरह सीटिंग पोस्चर होता है। एग्जैक्टली, जो मोस्टली ऑफिस गोइंग लोग जो होते हैं जिनका सिर्फ काम ही अपनी सीट पे बैठ के जो है वो घंटों घंटों वहां पर स्पेंड करना होता है। और एक आदत हम सब की बनी हुई है, मेरी भी बड़ी पुरानी आदत थी कि मैं ये झुक के बैठती थी, कोब निकाल के, सो दिस इज रियली बैड। आपको आगे चलकर जो है ये बड़ा तकलीफ दे। एक तो आपकी कमर जो है वो स्ट्रेट रहती नहीं है, एंड देन प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं। और मैं आपको बताऊं, इस वक्त जो स्टैटिस्टिक्स कह रही है ना दुनिया की, अराउंड 80% लोग वो हैं जिनको अपनी लाइफ में कभी ना कभी बैक पेन का मसला होता है। और जनरली अगर बात की जाए तो इनमें से अराउंड 50% केसेस होते हैं जो कि अननोटिस जाते हैं, क्योंकि वो उसके बारे में कोई कंप्लेन ही नहीं करता। दे थिंक कि अगर हम इसके बारे में कोई भी कंप्लेन करेंगे तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, फिर एक लंबे टेस्ट होंगे, फिर एक और लोग इनसे घबराते हैं। एग्जैक्टली। जबकि
काइंड ऑफ उनकी भी मिस्टेक नहीं है, बिकॉज हमारा सिस्टम इस तरह का डेवलप हुआ है कि वो जो एक ट्रस्ट होता था आपके हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर, वो थोड़ा सा जो है ना वो क्वेश्चन होना शुरू हो जाता है उसके ऊपर कि हाँ जी, एक चीज को ठीक कराने के चक्कर में हमें बहुत सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, तो और फिर ऊपर से exactly that's the point. Yes, that's the point. Exactly. So yeah, that's the thing कि थोड़ा सा इन चीज़ों को देखना पड़ता है. So anyways, पोस्चर के लिए वो लोग ना जिनको थोड़ी सी राउंडेड शोल्डर्स होते हैं लाइक दिस, उनके लिए एक बहुत अच्छी चीज आती है, पोस्चर बेल्ट कहते हैं. बेसिकली आप अपने शोल्डर्स के ऊपर बेल्ट की तरह इसको पहनते हैं और बैक से टाइट कर लेते हैं. अच्छा. तो आप इसको कपड़ों के नीचे पहन सकते हैं इजीली. तो ये आपके शोल्डर्स को यूं रखने के बजाय स्ट्रेट रखेगा, राइट. ये चीज अलाइन होगी तो आपकी अपर बैक का पोस्चर तो सही हो गया, राइट. और मोस्टली लोगों को कुब निकाल के बैठने की आदत होती है, जिससे अपर बैक जो है वो सबसे ज्यादा अफेक्टेड होता है. एग्जैक्टली, वो शेप ही वैसा फिर आ जाता है कुब निकला हुआ. एग्जैक्टली. दूसरा जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो है ऑफिस डेस्क वर्कर्स के लिए जिनकी 6 to 8 आवर्स की शिफ्ट होती है. अब उनके लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर मैं करके बताऊं तो बेसिकली पोस्चर आपका ऐसा होना चाहिए कि जिस तरह ये वाली सीट है, हर किसी के लिहाज की सीट की जो लेंथ है या हाइट है वो अलग होती है, राइट. जिसकी जितनी हाइट है उसके अकॉर्डिंगली वो बनती है, इसीलिए एडजस्टेबल सीट्स ज़्यादा अच्छी रहती हैं इस तरह के केसेस में. Now you're sitting like this, और आपने कोशिश ये करनी है कि जो सीट है वो इस तरह से अलाइंड हो कि आपके जो दोनों के दोनों पाँव हैं वो जमीन पे लग रहे हों, राइट. जो नीज हैं वो इन लाइन आनी चाहिए आपके एंकल जॉइंट के साथ, आपके टखनों के साथ. बिल्कुल जॉइन होने चाहिए एक लाइन में, एज इन लाइक दिस. अगर आप साइड से एक लाइन बनाते हैं तो आपके नीज से लेके आपके एंकल जॉइंट तक एक सीधी लाइन हो, एज इन के आपका पाँव ऐसे या ऐसे ना हो. कहने का मकसद अब असल में वही बात है ना, हम कंफर्ट जोन में आने के लिए मुख्तलिफ उल्टे सीधे पोस्चर्स में बैठना शुरू कर देते हैं. तो उसकी वजह से क्या होता है, फॉर टाइमिंग तो हमारे मसल्स उसके अकॉर्डिंगली अडेप्ट कर देते हैं. अब जब हम उस चीज़ को सही करने की तरफ आने की तरफ आते हैं ना, तो मस्कुलर स्पैज़म, जो स्टिफनेस है, टाइटनेस है, ये सब कुछ बढ़ जाता है. सो जस्ट लाइक दैट, एक तो नीचे का तो सिटिंग पोस्चर ही है कि 90 डिग्रीज का एंगल हो, स्ट्रेट लाइन में ये चीज़ आ रही हो. अच्छा, अब बैक का जो हमारा कर्व है ना, बैक को अल्लाह ताला ने 4 हिस्सों में मेजरली किया हुआ है. अपर के एरिया में आपके नेक का हिस्सा आ जाता है, देन आपकी अपर बैक आ जाती है. लोअर बैक में एक आपका जो खम वाली जगह है जिसको हम कमर कहते हैं या लंबर स्पाइन आती है, वो आ जाती है. एंड देन सेक्रल एरिया जो बिल्कुल उसके नीचे होता है, जो कि आपके हिप जॉइंट्स की बैक साइड पे उसको कनेक्ट कर रहा होता है. सो या बेसिकली ये 4 मेजर हैं, वैसे 5 में डिवाइड किया जाता है. मैंने मेजरली 4 की बात किया. अब इसके अंदर कर्वेचर अगर मैं ड्रॉ करूँ, सो इट्स गोना बी लाइक कि यहाँ का यहाँ ऐसे आएगा, ठीक है, एज इनके उल्टा सी. जो अपर बैक है उसका आएगा इस तरीके से, अच्छा, आगे की तरफ सी, सही. एंड देन लोअर बैक इज लाइक दिस. अच्छा, इस तरह से ये ऑल्टरनेट चलता रहेगा. एग्जैक्टली, एक इस तरह स्पाइरल की फॉर्म में जाएगा, राइट. अब अगर आप इसमें से किसी भी एक चीज का पोस्चर बदल दें, जनरल एक बात करें, इसका पोस्चर ये है, अगर मैं इसको ऐसे कर दूंगी तो यू सी ये अपने इस पोस्चर से जो ये वाला सी था ना, इससे इस तरफ आने लग जाएगा, स्ट्रेटनिंग होने लगेगी. इससे क्या मसला होगा कि आपके दो मोहरों के बीच में डिस्क प्रेजेंट होती है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क जिसे कहते हैं. फ्लूइड फिल्ड सैक होता है, जो कि बेसिकली पेन ना हो उस जगह पे, जब मूवमेंट हो दो बोन्स की तो वो रब ना हो, हाँ, उसके लिए नहीं. एग्जैक्टली, उसके लिए होता है. अब इस केस में क्या होता है कि वो चीज़ इम्पैक्ट हो जाती है, स्ट्रेटनिंग हो गई, तो वो जो डिस्क है वो अपनी जगह से हट गई, दोनों हड्डियां टकराई. एज अ रिजल्ट जो इर्द गिर्द के मसल्स थे उनमें स्टिफनेस होनी शुरू हुई, एंड लाइक दैट that's how the things start to get worsen. Exactly. Right? और वो हमें फौरी तौर पर पता भी नहीं चलता. वो हल्के हल्के हमारा जब पेन मजीद बढ़ता है तो हम वर्स्ट कंडीशन में आ चुके होते हैं उस वक्त. Exactly. That's how things start to get bad for us. Exactly. और फिर जाहिर बात है अगर हम इनिशियल स्टेज से जो है अगर परवाह नहीं करेंगे और अगर हम लास्ट स्टेज में पहुंच गए तो मेरे ख्याल से उसके बाद तो फिर इलाज भी आप पे इतना ज्यादा असर नहीं करेगा. Exactly. और हम कहते हैं हमारी फिजियोथेरेपी किसी काम की नहीं है, असर ही नहीं कर रही. That's the reason, because जब आपका पेन स्टार्ट हुआ, if you're coming to your physiotherapist at that time, so maybe उस चीज को ट्रीट करने में से 4 to 6 weeks लगे. But if there is something जो कि पिछले 10 साल की हिस्ट्री से चलती आ रही है, बिल्कुल, तो क्विक फिक्स तो नहीं है. Of course it's gonna take some time, some patience, a lot of hard work from your therapist, from the patient and their families as well. Exactly. क्योंकि रोजाना का आना जाना, ये सारा कुछ काफी हेक्टिक होता है, बहुत डिफिकल्ट होता है.
सो दैट्स योर सीटिंग पोस्चर। ओके, अच्छा एक और चीज़ मुझे बताइएगा कि अगर हम फिजियोथेरेपी की तरफ जाते भी हैं, अगर पेशेंट्स को ही कंसिडर कर लिया जाए, तो क्या ये लाइफ टाइम एक ट्रीटमेंट होती है कि जी हमने सारी ज़िंदगी से करवाते रहना, जहाँ हमने छोड़ा वहाँ हमारी दोबारा डिफ़िकल्टीज जो है वो शुरू हो जाएंगी, या एक सर्टन टाइम पीरियड होता है, एक सेशन या 2-3 सेशंस होते हैं जिसके बाद हम इससे फ्री हो सकते हैं? व्हाट्स दैट? अच्छा, यहाँ पे ना डिपेंड करता है कि किस किस्म के प्रॉब्लम की हम बात कर रहे हैं। ठीक, देयर आर फ्यू कंडीशंस जिनके लिए आपको फॉर टाइम बीइंग चाहिए। अगर आपका जो मसल है वो स्टिफ हुआ है और उसकी वजह से मसला हो रहा है क्रिएट सारा, राइट? अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ पिन पॉइंट कर दूँ, डायग्नोसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, राइट, समटाइम्स लोग डायग्नोसिस गलत करके उसके ट्रीटमेंट कर देते हैं, उसकी वजह से क्या होता है कि चीज़ सही नहीं होती है, तो ट्रीटमेंट प्रोलॉन्ग लाइफ टाइम चली जाती है। राइट, सो डायग्नोसिस सही है तो ट्रीटमेंट सही होगा। तो अगर मस्कुलर इशू है ना, जो कि अभी बिल्कुल स्टार्ट हुआ है, जिसको एक्यूट फेस कहा जाता है मेडिकल टर्मिनोलॉजी, ठीक है, बिल्कुल अभी शुरू हुआ है, ओके, पकड़ लिया, मेन जो चीज जिसकी वजह से दर्द हो रहा था उसको पकड़ लिया, बस उसको उधर ही मार दिया। अच्छा, तो 4 to 6 वीक्स या आप ज़्यादा 2 months इट विल बी ट्रीटेड। राइट, अब अगर वो चीज़ बढ़ गई है, इतनी बढ़ गई कि वो मसल के मसले से अब पूरी बोन का मसला आ गया है, नर्व्स इन्वॉल्व हो गई हैं, क्योंकि नर्व्स भी तो है बॉडी में। बिल्कुल सही बात है। हल्की सी भी दबती है तो पूरा सुन्न हो जाता है हाथ या पाँव, इलेक्ट्रिक शॉक जैसा पेन फील होता है उनको, जिस तरह सियाटिका के पेशेंट्स बताते हैं। तो इन सब चीज़ों का जो ट्रीटमेंट है वो फिर प्रोलॉन्ग हो जाता है। Right. और देयर आर फ्यू कंडीशंस, जिस तरह पैरालिसिस हो गए या इस तरह के जो इश्यूज आते हैं जिसमें आपकी ब्रेन की नर्व्स या स्पाइनल कॉर्ड की नर्व्स अफेक्टेड होती हैं, उसकी ट्रीटमेंट लाइफ लॉन्ग जाती है। अच्छा, बट मेजॉरिटी चीज़ें वो हैं जिनको आप ट्रीट कर सकते हैं। अगर जिस वक्त आपका दर्द शुरू हुआ है, जिस वक्त प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ है, आपने वहीं पर उसको पकड़ लिया। सही, मतलब इसका मतलब ये भी है कि हम डिपेंड करता है कि आपकी कितनी कंडीशन किस तरह की है। एक होता है ना कि फिजियोथेरेपी आपको क्या कहा जाता है कि जो आपने रोज आके करवानी है ताकि आप एक वो जल्दी स्टेबल कंडीशन में आ जाए। एक होती है कि जी आपने हफ्ते में एक दफ़ा आना है, फिर मंथ में एक दफ़ा आना है। तो ये इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर कंडीशन कि आपकी कंडीशन क्या लेकर आप अपने डॉक्टर के पास गए। एग्जैक्टली, ओके, दैट्स रियली ग्रेट। चलिए जी, हमें तो बड़ी इंफॉर्मेशन इस हवाले से मिल गई है, और मेरे ख्याल से जो अब हमारा लाइफस्टाइल चल रहा है, किसी न किसी के इस तरह के तो इश्यूज सामने आते ही होंगे जो डॉक्टर्स के पास आप जाते हैं, कंसल्ट करते हैं, फिजियोथेरेपी को अपनाते हैं। लेकिन बात नहीं आ जाती है कि अगर हम पहले से प्रिकॉशंस ले लें, पहले से हम अपनी लाइफस्टाइल को उस तरह का बना लें कि हम जनरली वे में उस पोजीशन पे ना पहुंचे कि हमें फिजियोथेरेपी करवानी पड़े, और अगर करवानी भी पड़े तो प्लीज फॉलो द एग्जैक्ट रूल्स जिस तरह से आपको डॉक्टर कंसल्ट करके आपको रिकमेंड कर रहा है। डॉक्टर सिद्रा, हम अभी आपसे डेमोन्स्ट्रेशन के हवाले से भी बात करेंगे क्योंकि बड़ा जरूरी हो जाता है, क्योंकि बोलने से हमें वो चीज एग्जैक्टली समझ में नहीं आती है। हम आपको करके यहाँ पर पूरा दिखाएंगे, डेमो देंगे आपको, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि जी फिजियोथेरेपी किस तरह से किन किन वजह चीजों की मुख्तलिफ जो अभी हम टाइप्स बात कर रहे थे तो कैसे होती है। लेकिन डेमोन्स्ट्रेशन होगी एक छोटे से ब्रेक के बाद, आप लोगों ने यहीं रहना है। इस ब्रेक के बाद होगी डेमोन्स्ट्रेशन। जी जनाब, वंस अगेन वेलकम बैक आफ्टर अ ब्रेक। और जैसे ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपको बताया था कि अब हम आपको थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेशन देंगे, जो भी फिजियोथेरेपीज अभी हमने डिस्कस करी हैं उसका प्रॉपर तरीके से किस तरह से किया जाता है और किन किन चीज़ों पे असर करती है वो फिजियोथेरेपी, मुख्तलिफ टाइप्स अगर हम बात करें तो वो अभी हम आपको करके दिखाएंगे। डॉक्टर सिद्रा हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं और उनके साथ हैं उनके मॉडल पेशेंट। तो सिद्रा जी, अब आप हमें बताएं कि किस तरह से कौन कौन सी फिजियोथेरेपी की बेसिक एक्सरसाइजेज हैं जो हमें फ़ायदा पहुंचा सकती हैं और जिन्हें हम जनरल वे में भी कर सकते हैं टू हैव एन हेल्दी लाइफस्टाइल। बिल्कुल। सो बेसिकली राइट नाउ हम चीज़ों पे फोकस मैं रखूंगी। वो एक्सरसाइजेज बैक एक्सरसाइजेज होंगी, बैक एक्सरसाइजेज बेसिकली, ठीक है। बैक एक्सरसाइजेज पे हम फोकस रखेंगे। एनीबडी कैन डू, आप भी कर सकती हैं क्योंकि आपके भी बैक में पेन रहता होगा। पूरे दिन बैठे रहने की वजह से स्टफ। सो या इट्स गोना बी फॉर एवरीवन, राइट? ओके, डन। या सो दीज आर फ्यू एक्सरसाइजेज जो कि मैंने अपने मेंटोर डॉक्टर आमिर के अंडर काम करके सीखी हैं, राइट? सो आई वुड वांट टू गिव हिम द क्रेडिट ऑफ कोर्स, बिकॉज़ डेफिनेटली बिल्कुल देना चाहिए, बिल्कुल। मेंटोर तो फिर मेंटोर होता है। एग्जैक्टली। ओके, सो इफ यू डोंट माइंड हम स्टार्ट करें। हमारे पेशेंट साहब आप अपनी जगह ले ले, आ जाइए और घबराए नहीं। ये हर कोई कर सकता है कि वो जरूरी नहीं है, क्योंकि हम आपको इसीलिए वजह से सब दिखा रहे हैं कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि कोई पेशेंट है तो ही फिजियोथेरेपी की तरफ जाए, बल्कि आप जनरली अपने आप को फिट रखने के लिए, किसी भी पेन से पहले से बचाने के लिए आप ये एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। Exactly. ओके,
पहले हम सीटेड एक्सरसाइजेस करेंगे। ओके, ये हमें किस चीज का फायदा पहुंचाएंगी? बेसिकली अभी जो हम करने लगे ना, ये लो बैक पेन एक्सरसाइजेस होंगी, ठीक है? तो पहले हम जनरल स्ट्रेचेस की तरफ आ रहे हैं, मतलब जनरल एक्सरसाइजेस में बता रही हूँ, जो करवाती जाऊंगी साथ साथ उनका बताती जाइएगा। बिल्कुल सही हो गया। आप बैठ जाइए, दोनों टांगों को स्ट्रेट कर लीजिए, दोनों टांगों को स्ट्रेट करके बैठ जाइए। बैठना है, बैठ जाइए, दोनों टांगों को स्ट्रेट करके बैठ जाइए। Yes, like this. Okay. अब आपने अपने दोनों हाथों को हवा में ऐसे स्ट्रेट रखना है। स्ट्रेट रखिए, दोनों हाथ हवा में स्ट्रेट रखें। यस। अब हाथ आगे की तरफ मूव करेंगे और दोनों पाँवों को अपने अपने सर की तरफ मूव करना है। मूव कीजिए like this। अब इससे एक स्ट्रेच क्रिएट होना है। And we can even touch it. जो लोग बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं they can touch it। अच्छा, वो ज्यादा अच्छा है। That is good, that is good। अच्छा। पर अगर नहीं भी होता so you just keep it in the air, that's fine। अच्छा, अब इसमें बेसिकली आपके काफ मसल, आपके मतलब बैक ऑफ द लेग के जितने मसल्स हैं वो सारे, बैक के मसल्स, ये सारे के सारे एक स्ट्रेच में जाते हैं। स्ट्रेच हो जाते हैं। आप स्टॉप कर सकते हैं। तो दिस पोजीशन आप स्टॉप कर सकते हैं। दिस पोजीशन इज गोना हेल्प देम पूरी की पूरी एक आपकी जो बैक है उसके स्ट्रेचेस के लिए। डन, राइट। अब हम आते हैं टांगों के स्ट्रेचेस के लिए। थोड़े से आप अगर सीधे लेट जाएं जी, वेरी गुड। अच्छा, अब कुछ लोग होते हैं जिनके ना बैठे रहने की वजह से जो हिप मसल्स हैं वो काफी ज्यादा टाइट होते हैं, ठीक है? हिप के भी बैक वाला ये जो इस एरिया के मसल्स हैं। ओके। अब इनकी टाइटनेस की वजह से होता क्या है कि आपको अपनी कमर में भी दर्द रहता है। बिल्कुल, राइट। सो हमें लगता है कि मसला कमर का है, जबकि वो मसला आपके हिप जॉइंट में या हिप के मसल्स में होता है। राइट। वही ना कि हम प्रॉपर तरीके से डायग्नोज ही नहीं कर पाते कि एक्चुअली ये प्रॉब्लम कहाँ से जनरेट हो रही है। एग्जैक्टली, सही है। अच्छा, अब हमारा जो ये पोस्चर है ये हमें हेल्प आउट करेगा हमारी हिप बोन के लिए, जो आप एक्सरसाइज बता रही हैं। फाइन। सो दिस इज गोना बी अ 3 एक्सरसाइजेस होंगी जो कि ट्रांजिशनल फेजेस में होती हैं। आहिस्ता आहिस्ता आप ऐड ऑन करते जाते हैं। पहले जो बताऊंगी वो पहले होती है, ठीक है? यू हैव टू स्टार्ट विद 10 सेकेंड्स होल्ड के साथ पोजीशन। अच्छा। ठीक है? एंड यू हैव टू ट्राई के एटलीस्ट दिन में थ्राइस अ डे, सुबह दोपहर शाम में 10 टाइम्स 10 सेकंड्स के होल्ड के साथ कर सकें। सही है। देन उसमें एक एक करके स्टेप 2 स्टेप 3 ऐड होता जाएगा। बिल्कुल ठीक हो गया। सही है। और ये बात वैसे आपने जो बात की है ना, उससे हम इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं जो एक्चुअली एक्सरसाइजेस करते हैं वो अगर डेली बेसिस पे करते रहेंगे तो उनकी बॉडी इतनी अच्छी फ्लेक्सिबल हो जाती है कि आपकी होल्डिंग पावर इंक्रीज करती रहती है डे बाय डे। या बॉडी का स्टेमिना बढ़ता जाता है। सही है। सो बेसिकली दिस इज गोना बी टारगेटिंग 2 चीजें, आपके हिप जॉइंट और आपकी लो बैक। ओके, राइट। तो पहले तो इस तरह से लेट के आपने अपनी राइट लेग जो है, राइट लेग, सिर्फ राइट लेग को स्ट्रेट हवा में उठाना है इस तरीके से कि आपका जो नी है वो सीधा रहे। ओके, उठाइए बिल्कुल स्ट्रेट। बिल्कुल। अब हाँ, वेरी गुड। अब ये जो रेंज है ना, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। बाज लोग सिर्फ 30 डिग्रीज पे उठाएंगे, दिल से हम ऊपर नहीं उठा सकते हैं। अच्छा। क्योंकि मसल्स बहुत टाइट होंगे, वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी आपके पास। फाइन। एग्जैक्टली। नर्व के इश्यूज के लिए भी ये बहुत अच्छा, आप पाँव नीचे कर दें बेशक, नर्व के इश्यूज के लिए भी ये स्ट्रेच बहुत अच्छा होता है। जिनको सियाटिका का मसला होता है उनके लिए स्पेशली ये बहुत अच्छा होता है। तो आप जितना होल्ड कर सकते हैं, बिल्कुल जितनी डिग्री पे ला सकते हैं उतनी डिग्री पे लेकर आएंगे। अच्छा, दोनों टांगों का बारी बारी करना है, इकट्ठा उठाएंगे? नहीं, इकट्ठा नहीं उठाएंगे, अलग अलग करेंगे। ठीक है, सही है। एक दफा दोबारा करें, फिर अब ये लेफ्ट वाली का कर लेते हैं। नहीं, राइट की बात कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ तक उठा लिया, 1 2 3 लाइक दैट। ओके, उस तरह से आपने होल्ड करके काउंट करके एंड देन यू ओके एग्जैक्टली। यू हैव टू ट्राई कि जिस पर दूसरी टांग उठाएंगे ना, आप नीचे कर लीजिए, जिससे दूसरी टांग उठाएंगे इस वाली टांग का नी स्ट्रेट रहना चाहिए और ये जमीन से टच रहनी चाहिए। ठीक है। क्योंकि यूजुअली जब आप उठाते हैं ना, जब मसल टाइटनेस होती है, जैसे अभी इनमें आपने देखा कि इनके मसल्स टाइट हुए हैं, जिस वक्त इन्होंने उठाए दूसरी जो टांग है खुद ब खुद उठ रही है। एग्जैक्टली, इट शुडंट बी हैपनिंग, राइट? मतलब तो, इतनी आपके अंदर होल्डिंग पावर होनी चाहिए कि आप एक टांग को या एक हाथ को रोक सकें अगर दूसरी की मूवमेंट हो रही है। एग्जैक्टली। सो दिस इज गोना बी योर स्टेप 1, राइट? जब आप इसको प्रॉपर्ली 80 to 90 डिग्रीज तक उठा रहे हैं ना, दैट मींस इट्स अ गुड रेंज। योर मसल्स आर। कितनी देर तक? 10 सेकंड्स होल्ड, राइट? और फिर आपने उससे आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते जाना होता है। और कितनी देर करना है, मतलब कितने टाइम्स करना है? दिन में 3 दफा, सुबह दोपहर शाम, 10 रेपिटेशंस, 10 सेकंड्स का होल्ड। सही है। 30 समझें इस तरह से करना है। एक दिन में 30 टाइम्स, या एक दिन में 30 टाइम्स। एब्डोमिनल मींस के फ्रंट के जो मसल्स हैं वो पेट के हिस्से के मसल्स और दूसरे बैक के मसल्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। अब दोनों लेग्स को बेंड कीजिएगा, राइट?
और दोनों हाँ एग्जैक्टली दोनों पाँवों को मिलाना है, मिला के स्ट्रेट। अब आप देख सकते हैं कि जो पोस्चर आ रहा है ये बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही फॉलो करना है, अदरवाइज वो एक्सरसाइज जो भी होगी वो आपको फायदा ही नहीं पहुंचाएगी। यस। और अब आपने अपने हिप्स को हवा में उठाना है थोड़ा सा। ओके, वेरी गुड। अब इस पोजीशन को देखने में लगता है कि बहुत इजी है, लेकिन हाँ जो कर रहा है उसको पता है। अब 5 या 6 सेकंड के बाद मोस्टली लोगों की कपकपाहट स्टार्ट हो जाती है बैक की, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आप नीचे रख दीजिए, काफ़ी ज़्यादा जो लोग होते हैं उनकी लो बैक के मसल्स और उनके एब्डोमिनल्स काफ़ी वीक होता है, सो उनकी एक लर्जा स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, ये तो जनरल एक माशाल्लाह से मॉडल पेशेंट है, लेकिन अगर किसी के साथ कोई एक्सीडेंट हुआ हुआ या कोई किसी डिजीज से बीमारी से गुजर रहा और फिर उनको ये फिजियोथेरेपीज दी जाएं तो उनके लिए बॉडी मूवमेंट ये इतनी आसान नो, तो इट्स नॉट दैट इजी। फिजियोथेरेपिस्ट जो होता है वो असिस्ट करता है। एक पूरा पैटर्न चलता है सम्राट, जिसमें बेसिकली आप बिल्कुल जिसकी मूवमेंट नहीं है ना उसको आप एक्सरसाइज करवाते हैं हाथ पकड़ के ताकि वो एक मूवमेंट में आपका एक सर्कुलेशन आ जाए आपकी। वहां से स्टार्ट करते हैं, फिर हल्का हल्का मसल काम करना शुरू करता है तो आप उनको असिस्ट करते हैं, अपनी जो फोर्स है वो कम कर देते हैं, एंड देन असिस्टेंस के बाद आप इस तरह एक्टिव चीज पे जाते हैं। और इसके बाद की स्टेज होती है रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, जो आप वेट के साथ करते हैं। वेट को जो है होल्ड करवा के एंड देन आप कराते हैं। सो दिस इज समथिंग जो एक नॉर्मल इंडिविजुअल कर सकता है। ठीक है। देयर विल बी लॉट ऑफ पेशेंट्स जो कि एक्यूट फेज में होंगे वो भी ये कर सकेंगे। इट्स नॉट समथिंग वेरी डिफिकल्ट। सिर्फ उनके लिए जिसको उठाएंगे हवा में वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, होल्ड करना जो है ना वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, बट वी कैन ट्राई, क्योंकि अगर हम ट्राई करते रहेंगे तो एक दिन हम जरूर सीख जाएंगे। एग्जैक्टली, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, जस्ट लाइक दैट। अब इसकी फर्दर जो एक ट्रांजिशनल स्टेज है ना, जो कि जब आपके मसल्स बिल्कुल स्ट्रांग हो जाते हैं, एक मसल को किसी भी चीज़ को अडॉप्ट करने में एटलीस्ट 4 to 6 वीक्स लगता है। बिल्कुल, ठीक है, एक नई चीज़ के अकॉर्डिंगली अपनी जान बनाने में, उस जगह के लिए रेडी होने में, उस वॉर के लिए रेडी होने में। तो हम जब वो 6 वीक्स में सही हो जाता है ना तो हम क्या करते हैं, उसका प्रेशर चेंज कर देते हैं, एक नया चैलेंज दे देते हैं। अच्छा, ताकि बॉडी भी यूज्ड टू नहीं हो जाए उस चीज की, कि वो फिर वो असर अंदाज ही नहीं होगा उसके ऊपर उस एक्सरसाइज का। ये भी एक छोटी सी टिप होती है जब हम नॉर्मल एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। एग्जैक्टली, बॉडी यूज्ड टू हो जाएगी और फिर आप जितना भी करेंगे वो मेंटेनेंस फेज में जाएगी। बिल्कुल, वो आपको कम या ज्यादा वो इफेक्शन नहीं देगा। अच्छा जी, नेक्स्ट अब हम क्या कर रहे हैं? अब नेक्स्ट हम इसको कहते हैं ब्रिजिंग। इससे पहले जो हमने किया उसको कहते हैं स्ट्रेट लेग रेज। ठीक है, अभी जो हमने किया था ये दिस वाज ब्रिजिंग। अब हम एडवांस ब्रिजिंग करेंगे या मॉडिफाइड ब्रिजिंग इसको कहते हैं। आप अपनी किसी भी एक टांग को सीधा कर लीजिए, ठीक है, बेसिकली ये पोजीशन होगी। अच्छा, ये पोजीशन है, फाइन। एग्जैक्टली। अब करना क्या है, सबसे पहले पाँव को हवा में उठाइएगा जिस तरह पहले उठाया था, बस इतना ही। थोड़ा सा नीचे कीजिए इस पोजीशन में। अब अपनी हिप्स को उठाइए, थोड़ा सा उठाइए भाई काम बेसिकली। जिस वक्त आपके एब्स बन जाते हैं और आपकी बैक के मसल्स आ जाते हैं, चले जाओ। जिस वक्त कोई स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, वी आर रियली सॉरी। जिससे नहीं, आपके फायदे की चीज है, करो बिल्कुल करो। जिससे ताकि कोई स्टेबिलिटी आ जाती है, so this is going to be something very easy for you। ठीक है, डन हो, ठीक हो गया, बस so ये आपके बैक के मसल्स के लिए सही है। अब नेक्स्ट इसके बाद आ जाते हैं, तो ये हो गया एक जनरल सा जो जनरल स्ट्रेचेस और आप उस पे चलेगा, जो वार्म अप एक तरह का होता है कुछ भी करने से पहले, है ना? बिल्कुल, यू कैन से। इसके बाद आ जाती हैं एक्सरसाइजेस जो कि स्पेसिफिकली ट्रीट करती हैं बैक पेन को, ठीक है, और स्पेशली उस बैक पेन को जो कि डिस्क की वजह से आ रहा हो। ओके, ठीक है। यूजुअली अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे ऐड ऑन कर दूँ, यूजुअली हम सबकी एक डिस्क है जो कि हमारे दो मोहरे हैं, लंबर रीजन या जो लोअर बैक जिसको मैंने बताया, L4 और L5 इन्हें कहते हैं ना, इनके बीच की जो डिस्क है ना, इस पे सबसे ज्यादा प्रेशर है। खड़े हो रहे हैं तो सबसे ज्यादा प्रेशर है, बैठे हुए हैं तो प्रेशर है। तो मेजॉरिटी लोगों का अगर MRI होगा ना तो ये जो डिस्क है ये डिहाइड्रेटेड आएगी, मतलब इसमें पानी की मिकदार कमी आएगी। Exactly. ओके, तो जिस वक्त ये मसला आता है ना, ओनली इन दैट केस आपकी जो डिस्क है वो स्लिप हो जाती है आहिस्ता आहिस्ता, और फिर जो बोन्स हैं आपस में टकराती हैं, जिसमें पहले बताया। बिल्कुल बिल्कुल, सही सही। तो वन ऑफ द रीजंस कि किसी में इशू आ रहा होता है, उनके लिए ये एक्सरसाइजेस सबसे ज्यादा मुफीद हैं। सही, राइट। इफ यू स्टार्ट डूइंग दीज यू डोंट नीड टू टेक एनी मेडिकेशंस 4 to 6 वीक्स के। जी, वी शुड फोकस ऑन दिस, क्योंकि नॉर्मली अक्सर लोगों के साथ ये इशू जरूर होता है। एग्जैक्टली, मेजॉरिटी के साथ ये बिल्कुल। सो वी वुड वांट के अगर भाई आप उल्टे लेट जाएं, चलें जी,
अच्छा, अब ये जो अब मुश्किल मरहला एक और these are very easy, these are very easy, these are not difficult, क्योंकि ये पेन रिड्यूस करने के लिए दोनों हाथों को अच्छा, अगर मुझे वो 2 पिलोस मिल जाते हैं, हाँ बिल्कुल आप ले लें, बिल्कुल। अच्छा, सो यूजुअली हम क्या करते हैं, पिलोस की जो क्वांटिटी है ना उसको थोड़ा सा बढ़ाते बढ़ाते, क्योंकि पहले हो सकता है पेशेंट को हल्का सा एक पिलो रखेंगे तो दर्द होगा, फिर दूसरा रखेंगे, लेवल का इशू आ जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता जो है ना बॉडी अडॉप्ट होती जाती है। समटाइम्स सिर्फ इतना पिलो रखेंगे ना, जैसे मैं भी रखूंगी इनके हाथों के नीचे में रखूंगी, इतना से मैं पिलो रखूंगी ना इनकी अपर बॉडी के नीचे, तो उसमें पेन स्टार्ट हो जाता है। तो आपने सिर्फ इतने पे ही कराना है, देन जब असर करे हाँ, वो एक्सरसाइज। ओके, बॉडी यूज्ड टू हो जाएगी तो आप 2 पिलोस कर देंगे, ठीक है, और यूज्ड टू हो जाएगी 3 कर देंगे, 3 इज द मैक्सिमम फॉर दिस, ठीक है। सो इसको आपने प्लेस करना है यहाँ पे लोअर बॉडी, बिल्कुल अपर बॉडी पे। दोनों हैंड्स अपनी साइड पे रखिए, दोनों हैंड साइड पे रखिए। बेसिकली इसको कहते हैं उल्टे होके, जिस आप लेटे हुए हैं, सर किसी भी साइड पे बेंड करके रख सकते हैं। सही है, वो तो आपका कंफर्ट जोन के लिए सही, ठीक हो गया। इस तरीके से आपने लेटना होता है एटलीस्ट 15 मिनट्स के लिए, 20 मिनट्स के लिए। अच्छा, बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, मैं जैसे इनको हटा दूं, हाँ। 1 मिनट उठ जाए, ये सिर्फ मैं उठा रही हूँ ताकि बेचारे थक ना जाएं। सो सुबह सुबह हमने किस काम में लगा दिया इन्हें। एग्जैक्टली, सो वी वुडंट वांट दैट। ओके जी, लेकिन ये आपके फायदे के लिए, आपकी एक्सरसाइज हो रही है, आपकी बॉडी मसल्स जो है ना वो खुल रहे हैं एक तरह से। ओके, थोड़ी सी मैं इसकी डिस्क्रिप्शन दे दूं, ठीक है। अच्छा, अब ये जो पहला पॉइंट है ना, ये इम्पोर्टेंट रहता है। जिस तरह की डिस्क है ना वो अपनी जगह से हटी हुई है, हाँ। तो थोड़ी सी ना स्पेस मिल जाती है आपके दोनों के दोनों मोरों के बीच में, और वो किसी न किसी तरीके से वापस फ्लूइड की तरह का सैक है ना, जिस तरह एक बलून है जिसमें वाटर फिल्ड है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता उधर अपनी जगह खुद बनाती जाती है। इट्स लाइक दैट। तो दिस इज गोना बी द फर्स्ट स्टेप, ठीक है। ये मुश्किल से 2 या 3 दिन चलता है, और इसके बाद पेशेंट इज गुड और आप नेक्स्ट स्टेप पे जा सकते हैं, प्रोग्रेस कर सकते हैं। अच्छा, सिर्फ पहले स्टार्ट में यही करना है, सिर्फ यही करना है, ठीक है। ओके, या बिकॉज़ इसी से काफी पेन हो रहा होगा, तो यू हैव टू डू दिस, यू नो, लेट्स से फॉर 3 days मे बी। दिन में ट्वाइस अ डे कर लें, मॉर्निंग में, इवनिंग में, 15 to 20 मिनट्स के होल्ड के साथ ना, मतलब उस पोजीशन को होल्ड करना है। अच्छा, अब जो दूसरा स्टेप है वो क्या होगा, ये देखें मेरे हाथ, आपने अपने दोनों हाथ ऐसे रखने, थोड़ा सा इनमें डिस्टेंस दीजिएगा, और अपनी बॉडी को इस पे होल्ड करना। ओके, मतलब सारा पावर आपका यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें आपकी अपर बैक के सारे मसल्स के ऊपर काम हो रहा है, और साथ में आपकी हाथों के मसल्स पे काम हो रहा है, ठीक है। और बेसिकली जिस लोअर बैक को हम ट्रीट कर रहे हैं, उधर एक पूरा आप देखें, बेसिकली जो नॉर्मल कर्व हमें चाहिए था वो खुद ब खुद क्रिएट हो गया है, फाइन, इस पोस्चर के थ्रू। एग्जैक्टली, जैसे मैंने कहा ना, खम एक इधर का जो होता है, बेसिकली वो यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, राइट। अब इस पोजीशन को होल्ड करना होता है एटलीस्ट 10 सेकंड्स स्टार्टिंग में। अच्छा, आप नीचे हो जाइए ताकि मैं इसको बता दूं। अब 10 सेकंड से हम स्टार्ट करते हैं, और हम मैक्सिमम 30 सेकंड्स तक जाते हैं, ठीक है। डिपेंड्स कि एक बंदा कितनी देर तक होल्ड कर सकता है, स्ट्रेंथ कितनी है। हाँ, सही। अगर वो 15 सेकंड्स तक होल्ड कर सकते हैं, तो आपने उनको 15 सेकंड से ही स्टार्ट कराना है, फिर 10 से नहीं कराना, जितना वो कर सकते हैं इजीली, ठीक है, सांस फूले बगैर, इन अदर वर्ड्स। सही है। वो देखिए, पहली दफा के अंदर तो आपको फीलिंग ऐसी आएगी कि जी मुश्किल है, नहीं हो पा रहा, या आप होल्ड प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रहे, लेकिन जाहिर है आपकी हेल्थ से रिलेटेड है, आपकी हेल्थ को का ख्याल रखने के लिए तो आपको थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, एफर्ट्स भी करने पड़ेंगे। एग्जैक्टली। सो या देन फॉर द नेक्स्ट 1 वीक एटलीस्ट इस स्टेप में ये स्टेप ऐड ऑन हो जाएगा, ठीक है। 2 स्टेप्स होगा। अब तीसरा स्टेप क्या होगा, अब आपने मुझे देखिएगा, दोनों हाथ अपने दोनों साइड पे रखने हैं, ठीक है, और अपनी कोहनियों को स्ट्रेट करके अपनी अपर बॉडी को उठाइए, ओनली अपर बॉडी, और उठाएं, एल्बोज स्ट्रेट हो जाएं, इतना उठाएं, और उठाएं, एल्बोज स्ट्रेट हो जाएं, इतना उठाएं, और उठाएं, ये ठीक हो गया। और आपकी लेग्स स्ट्रेट होनी चाहिए, बिल्कुल। ये थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता करके आती हैं, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता करके। अपने हिप्स को नीचे रखिएगा, वेरी गुड, और दोनों हाथों को थोड़ा करीब ले आएं, तो जरा इजीली आप उनको स्ट्रेट कर सकेंगे, और स्ट्रेट कर लीजिए, एल्बोज को स्ट्रेट कर लीजिए,
elbows ये position, yeah, now this is the right position. इनके muscles weak हैं, so that's why it's a bit difficult for him to do it. जाहिर है हर किसी के लिए मुश्किल है, कोई बहुत वो ही-मैन तो नहीं है कि एकदम से के साथ ही वो हो जाएगा। Exactly. और हम इसीलिए एक लेमैन आपको दिखा रहे हैं कि एक जनरल वे में आप जितने लोग घरों पे मौजूद होते हैं ये स्टेप्स इजीली कर सके। देखिए जो एक्सपर्ट होगा तो उसके लिए तो कुछ भी मुश्किल नहीं होगा, वो हर एक्सरसाइज को बड़ा आसान तरीके से कर लेगा। लेकिन एक नॉर्मल इंसान जैसे आप हैं या मैं हूँ जो हम अमूमन ये चीजें नहीं कर रहे होते, उनके लिए पहली दफा थोड़ा मुश्किल लगेगा। तो वी हैव जस्ट शोड यू लाइक दैट। Exactly. सही। So this is gonna be the third step जो कि आपने ऐड ऑन करना होता है इन्हीं 2 एक्सरसाइजेस के साथ। वक्तन फवक्तन आपने ऐड ऑन करना है। ओके। जैसे जैसे आप एक स्टेज के 30 सेकंड्स तक पे पहुंचते जाते हैं तो उसमें सेकंड ऐड कर देते हैं। सही। तो यू हैव टू ट्राई कि एटलीस्ट 3 डेज के अकॉर्डिंगली आप चल रहे हो या 4 डेज के अकॉर्डिंगली चल रहे हो। बेहतर चीज़ ये होती है कि कभी भी कोई भी एक्सरसाइज प्रोटोकॉल स्टार्ट करने से पहले ना आप एक दफ़ा अपने डॉक्टर को, अपने फिजियोथेरेपिस्ट को कंसल्ट कर लें। एग्जैक्टली, आप उनसे कंसल्ट कर लेते हैं तो ये कि वो आपको एग्जैक्टली उसी में कुछ ना कुछ मॉडिफाई करके बता देते हैं। असल में एक चीज़ पे आप एग्री और करेंगे कि अगर हम गलत तरह से एक्सरसाइज कर लेंगे तो वो हमें एक और डिजास्टर की तरफ लेकर जा सकती है। कोई और हमारी नस चढ़ सकती है, कोई मसल इधर से उधर हिलजुल कर सकता है, तो वो भी ज़रा खतरनाक सिचुएशन। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें आपकी फायदे के बजाय नुकसान ज्यादा होना शुरू हो जाएगा। Exactly. So you have to try कि आप जो भी कर रहे हैं वो रिकमेंडेड तरीके से हो, क्योंकि बहुत सारे लोग देख रहे होंगे एंड एवरीबडी वुड थिंक कि हाँ ये मैं करूँगा तो सही हो जाऊँगा। दीज आर नॉट फॉर एवरीवन, दीज आर फॉर स्पेसिफिक काइंड ऑफ पेशेंट्स जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। शुरू में जो कि दोज आर स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस जो हर कोई कर सकता है, बट दोज आर नॉट फॉर पेशेंट्स। पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। अच्छा, अमूमन एक और चीज़ होती है कि खास तौर पे अगर हम उल्टे इस तरह से जैसे लेटे हैं नॉर्मली अपने बेड पर या सोफे पे और थोड़ा टाइम ड्यूरेशन बढ़ गई इसी पोजीशन के अंदर, तो आपकी भी बैक पेन में प्रॉब्लम, लोअर जो है आपकी वो स्पाइन है उसकी उस पर दर्द होना शुरू हो जाता है एंड देन वो मूव करने में भी बड़ा इशू होता है। तो उसके लिए क्या प्रॉपर एक्सरसाइज हो सकती है? यही एक्सरसाइज है। ओके, जस्ट गॉट इट देन। एग्जैक्टली, राइट ऑन द पॉइंट। डॉक्टर से साथ साथ जरूर मैं चाहूंगी डेमोन्स्ट्रेशन हो चुका है, भाई आप उठ जाइए वरना आप ऐसे ही लेटे रह जाएंगे। ओ थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा डेमोन्स्ट्रेशन आपने दिया। लेकिन साथ साथ मैं जरूर चाहूंगी कि कोई मैसेज अगर आप हमारे नाजरीन को देना चाहें रिलेटेड टू ऑल दीज एक्सरसाइजेस, कि वो घर पे अगर करते हैं और थोड़ा थोड़ा ही करें, तो जरूरी नहीं है कि एक साथ सारी एक्सरसाइजेस हो जाए। नहीं हो पा रहा तो आप टेंशन में आ जाए कि क्यों नहीं हो रहा, तो उस लिहाज से कुछ अगर आप कहना चाहें तो। सो बेसिकली हर एक चीज़ के लिए जिस तरह एक सेपरेट मेडिसिन है, उसी तरीके से हर एक चीज़ के लिए एक अलग किस्म की एक्सरसाइज है। राइट। अच्छा, अब एक्सरसाइजेस को लेके हमेशा सोचा जाता है कि इट इज़ समथिंग जो कि सिर्फ और सिर्फ एलीट क्लास को जो है वो टच करेगी। राइट? नो, इट इज़ समथिंग जो कि हर किसी के लिए है। बिकॉज जितनी ज़रूरत एक राइट पोस्चर की एक लेबर को है ना, एक लेबर को जिसने लिफ्टिंग का काम करना है, बिल्कुल राइट, उतनी शायद किसी और को नहीं है। क्योंकि हमारे पास चेयर्स ऐसी होती हैं जो कि अर्गोनॉमिकली डिजाइन आपकी बॉडी के अकॉर्डिंगली है। बिल्कुल। तो लिफ्टिंग के लिए भी जरूरी होता है कि आप झुक के ना उठाएं, आप अपनी नीज पे बैठ के फिर उठाएं, यू नो, लाइक दैट। सो बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग, कोई भी एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले यू नो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप थोड़ा सा एडवाइस ले लें। बिल्कुल सही बात। इसके लिए मैं एक छोटी सी चीज़ जो ऐड ऑन अगर कर दूं, जरूर। डिफरेंट मेडिकल कैंप्स होते हैं ना, तो डिफरेंट मेडिकल कैंप्स होते हैं जिस तरह डॉक्टर्स के, उस तरह फिजियोथेरेपी रिलेटेड मेडिकल कैंप्स भी बहुत सारे होते हैं। राइट। तो आप उनमें से किसी में भी जाके अपना एक दफ़ा चेकअप जरूर कराएं। इफ़ यू हैव यू नो फाइनेंशियल इश्यूज या कुछ भी, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये जो आप एक्सरसाइज करने लगे ये आपकी बॉडी के लिए डिजाइन है कि एग्जैक्टली। वेल, बिल्कुल, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ा इंपॉर्टेंट आपने जो वो चीज़ों को हाईलाइट किया, हमारे लिए बड़ी ज़रूरी थी, क्योंकि हम अक्सर विद द फ्लो चले जाते हैं कि जी एक कर रहा है तो दूसरा भी करे। ऐसा नहीं है, आपकी बॉडी ज़ाहिर है मुख्तलिफ तरीके से वेरी करती है, किसी पे असर और तरीके से होगा, किसी पे और तरीके से होगा। तो प्लीज़ मेक श्योर, लेकिन हाँ अपने एक हेल्दी लाइफ स्टाइल के लिए इन एक्सरसाइजेस को एड ऑन ज़रूर करें अपने
नॉर्मल लाइफ में थोड़ा सा टाइम निकालें अपने लिए, 5 मिनट 10 मिनट है, थोड़ी देर अगर आप कर लेंगे तो आप देखें आपका पूरा दिन कितना अच्छा गुजरेगा। और फिर मजीद अच्छी बात कि जो आगे चलकर लाइफ में आपकी एज बढ़ेगी, ज़ाहिर है वो तो रुक नहीं सकती किसी भी वजह से, फिर जो हमारी एज ग्रो करने के साथ साथ हमें मुख्तलिफ पेन्स स्टार्ट हो जाते हैं हमारी हड्डियों में, वो ज़रा देर से स्टार्ट होंगे। ऐसा नहीं है कि हम बूढ़े नहीं होंगे, पर हमें थोड़ा सा और एक डिले मिल जाएगा अपने आप को हेल्दी रखने के लिए और एक्टिव रखने के लिए। सो डॉक्टर सिद्धा, थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर कमिंग हियर और इतनी अच्छी आपने फिजियोथेरेपी के बारे में हमें डिटेल बताई है। तो अब आई होप कि हमारे नाजरीन इन सारी चीज़ों को फॉलो करेंगे। जिनके साथ बैक प्रॉब्लम्स हैं वो तो स्पेशली इन एक्सरसाइजेस को आप देखें, उन्हें याद करें और इनको आप रूटीन में लेकर आ जाए, करना शुरू कर दें। हल्का हल्का भी करेंगे तो ईजिली आपको आदत हो जाएगी एंड बॉडी फ्लेक्सिबल हो जाएगी। इसी के साथ नाज़रीन यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ ही रहिएगा।